दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे ऐप पर फ्री टेस्ट होते रहते हैं और ये फ्री टेस्ट नंबर 7 था। यदि आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य भी कंप्लीट हो जाता है और टेस्ट का हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यदि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो आपका स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपका स्कोर इस टेस्ट में कितना रहा था। क्योंकि दोस्तों मैंने प्रयास किया था कि इसमें 25 क्वेश्चन दिए थे और सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी अच्छे और एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हमने डाले थे। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो इस वीडियो को देखो, काफ़ी कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा। हम पूरी तरह से कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि इसका उत्तर क्यों और कैसे आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ऑल इंडिया इलेक्ट्रीशियन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चनों से शुरू कर लेते हैं। और क्वेश्चन बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी वाले भी समझ पाएंगे, इंग्लिश वाले भी समझ पाएंगे। सभी के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी हमारे लिए भी करें। लाइक वाला बटन दबा दें, फ्री होता है वो, कोई चार्ज नहीं है, प्लीज़ निवेदन रहेगा। देखिए ज़रा सवाल नंबर 1। हल्के भार पर एक प्रेरण मोटर किस पावर फैक्टर पर काम करती है? दोस्तों लाइटली लोड हो या नो लोड हो, एक इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग करंट चलती है, यानी चुंबकन धारा का मान उच्च होता है। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों में नो लोड का पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में होता है। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर तो सदैव लेगिंग होता ही है, तो मान कितना भी हो पावर फैक्टर तो लेगिंग ही होगा। यदि हम बात करें मोटर के पूर्ण भार पर, तो पूर्ण भार पर मोटर का पावर फैक्टर 0.6 से 0.8 तक होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का तुलनात्मक रूप से कम और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नो लोड पर अगर ट्रांसफार्मर का भी पावर फैक्टर पूछे आपसे तो यही उत्तर करना है डी, 0.2 से 0.3 के आसपास। अगला हमारा सवाल, किसी भी बंद परिपथ के पास एमएमएफ उस एनक्लोज्ड बंद परिपथ में धारा के समान होता है। ये किस रूप में लोकप्रिय है, यानी ये किसका नियम है? अभी आप सभी को मैग्नेट वाला चैप्टर मैंने करवाया था, उम्मीद है आपने वहाँ पर अच्छे से पढ़ा होगा। दोस्तों इसको एम्पियर का नियम बोलते हैं। बायो सावर्ट नियम, गॉस नियम और कूलॉम नियम ये भी मैंने आसानी से आपको बता दिए थे। बायो सावर्ट नियम ये कहता है कि लंबे धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय बल किस तरफ लगेगा, किस तरह से होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं का मान कितना होगा, इस पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर बात करेंगे। शॉर्ट सर्किट के दौरान किस चालक में अधिकतम नुकसान होगा, अधिक डैमेज कौन होगा? देखिए दोस्तों मैक्सिमम डैमेज शॉर्ट सर्किट के दौरान हाईएस्ट करंट चलती है, तो मैक्सिमम डैमेज वो होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु निम्न है। और इन दिए गए ऑप्शंस में यदि आप देखते हैं तो सबसे कम गलनांक जो है वो एल्यूमिनियम का ही है, तुलनात्मक रूप से कॉपर का अधिक है, स्टील सबसे हार्ड है, और ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है, इसमें भी बीच में स्टील का तार है। तो सबसे अधिक नुकसान या क्षति जो होगी वो एल्यूमिनियम के चालकों को ही होगी। हमें ए ऑप्शन के साथ इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा सवाल था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान इंडक्शन मोटर किसकी भांति कार्य करती है? दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है ना, इसमें होता है कि मोटर में प्लगिंग विधि बोलते हैं इसको, एक तरह से अचानक मोटर जो है वो बाह्य बल के माध्यम से रोकी जाती है, रीजनरेटिव बोलते हैं। और उस समय मोटर एज ए इंडक्शन जनरेटर चलती है। रीजनरेटिव का मतलब होता है, मतलब जो मैकेनिकल पावर मोटर दे रही थी वास्तव में मैकेनिकल ना दे करके मोटर अब इलेक्ट्रिकल पावर देने लग जाती है। यानी इस तरह से सिस्टम रहता है कि मोटर और जनरेटर यांत्रिक रूप से जुड़े रहते हैं और जनरेटर जो है वो किसी बाहरी सिस्टम से जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, जनरेटर किसी यानी मोटर जो है वो किसी बाहरी प्राइम मूवर सिस्टम के साथ जुड़ी रहती है, तो यांत्रिक ऊर्जा इसको मिलती है रोटर को एक साथ। मैं आपको दोबारा बताऊं, यानी मोटर का यांत्रिक कपलिंग होती है रोटर की किसी बाहरी प्राइम मूवर के साथ,
तो इंडक्शन मोटर में रोटर गति जो है वो सिंक्रोनस गति से इस मामले में ज़्यादा हो जाती है। तो एज ए जनरेटिंग मोड वो चलता है, नेगेटिव स्लिप होती है इस दौरान। तो इस समय जो है वो मोटर इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर करना शुरू कर देती है, इलेक्ट्रिकल पावर लेती नहीं है, देती है। इसको एज ए जनरेटर ऑपरेट करवाते हैं उस दौरान। अगला सवाल है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसका मूल्य किस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों, लॉस ऑफ एनर्जी का मूल्य जो है वो वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी ऑप्शन रहेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, क्योंकि जो धारा का मान है वो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपात में बदलता है। क्योंकि पावर कांस्टेंट रखते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं तो धारा कम जाती है। कम धारा के कारण हम क्या करते हैं, पतले तार लगा लेते हैं। पतले तार से धातु की बचत हो जाती है लेकिन ड्रॉप बढ़ जाता है। अगला सवाल, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज और स्पेशल कॉन्टैक्ट जो होते हैं उनमें किस धातु का उपयोग करेंगे। तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी में जो फ्यूज होते हैं HRC फ्यूज वो, और विशेष प्रकार के जो कॉन्टैक्ट बनते हैं वो सभी सिल्वर यानी चांदी के होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि यदि A 1 हो और B का मान भी 1 हो तो Y और Z का मान क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, ये एक लॉजिक सर्किट दिया था और इसमें गेट पहचान करनी थी आपको, तभी पता लगता। यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ध्यान से समझना मेरी बात। इस Y का आउटपुट पूछा है और इस Z का आउटपुट पूछा है। दोस्तों ध्यान से देखना, ये एक नॉट गेट है, ये और गेट है, ये भी और गेट है और ये एंड गेट है। यानी Y का जो आउटपुट है वो एंड गेट का आउटपुट है। ठीक है, और Z का जो आउटपुट है वो और गेट का आउटपुट है। तो अब आप समझ गए होंगे। देखो, जब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है तो सबसे पहले मैं A की बात कर रहा हूँ। यहाँ से 1 निकल करके आया तो देखो इस और गेट को 1 मिला और B ऑलरेडी 1 था तो इस और गेट का आउटपुट क्या आया, 1। यहाँ से इस एंड गेट को 1 मिला और गेट को क्या मिला, 1। ध्यान से समझना मेरी बात को दोस्तों। अब A के पास 1 था लेकिन ये नॉट गेट है, नॉट गेट ने आउटपुट क्या दिया, 0। यानी एंड गेट का एक 0 है और एक इनपुट जो है वो 1 है, तो एंड गेट का आउटपुट कितना होगा, 0। यहाँ पर अपन को क्या मिला, 0। यानी Y की आउटपुट 0 है, ये तो कन्फर्म हो गई है। लेकिन Z में देखो क्या है, और गेट जुड़ा हुआ है। और गेट में यदि दोनों में से एक भी आउटपुट हाई है, इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा। यानी Z का जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो 1 मिलेगा और Y का जो आउटपुट मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। तो 0 और 1 ये ऑप्शन आपको सही करना था और ये C ऑप्शन में सही है। देखो, Y का मान 0 और Z का मान इकाई है आपके सामने। ठीक है, अच्छा सवाल था। थोड़ा सा दिमाग अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका सही हुआ है। कमेंट करके मुझे स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर किसका कितना रहा। अगला सवाल, एक ऐसा बोर्ड जिसमें कंट्रोल सहायक सामग्री लगी रहती है, एनर्जी मीटर भी हो सकता है, आयरन क्लेड स्विच, फ्यूज, ये सब सिस्टम लगे रहते हैं, ओवरलोड रिले, तो दोस्तों इसको पैनल बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पैनल बोर्ड बोलते हैं, जिसमें इंडिकेटर वगैरह भी होते हैं, मीटर भी लगे रहते हैं। और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैनल बोर्ड कर देंगे। अगला सवाल दोस्तों, इसकी हिंदी लिखना भूल ही गया, क्वेश्चन ध्यान में ही नहीं रहा। द इलेक्ट्रिकल सप्लाई अथॉरिटी, यानी मानकीय विद्युत मानकीय जो सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर थ्रू ए लो वोल्टेज 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कस्टमर को हम लो वोल्टेज की 3 फेज DC सप्लाई देते हैं, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। दोस्तों ये सारी चीज़ें दिमाग में, एक ही चीज़ याद रखो, कंज्यूमर हमेशा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा होता है। ध्यान रखना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, 650 वोल्ट और इससे नीचे का होता है। तो यानी 440 वोल्ट का या 250 वोल्ट का है, तो यहाँ पर कंज्यूमर होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये सदैव 3 फेज और 3 वायर होते हैं, जबकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 फेज और 4 वायर प्रकार का होता है। कंज्यूमर हमेशा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा रहता है, ये ध्यान रखें दोस्तों। 11 किलो वोल्ट से ऊपर की जितनी भी होती है 650 वोल्ट से ऊपर की और 11 किलो वोल्ट तक, तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मानी जाती है।
33 किलोवोल्ट तक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे ऊपर की जितने भी है वो सब प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है। अगला सवाल, आर्क वेल्डिंग में सप्लाई सोर्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग में डीसी का डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, जिसमें जैसे ही इलेक्ट्रोडों के बीच आर्क स्थापित होता है तो वोल्टेज लगभग 50% रह जानी चाहिए, यानी 60 से 80 वोल्ट के आसपास हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें ऐसा ही होता है, जैसे ही भार बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप घटकर आधी हो जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक इनवैलिड बीसीडी कोड नहीं है? देखो दोस्तों, बीसीडी का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इस संख्या में 0 से 9 तक के अंक उपयोग किए जाते हैं। इसलिए 0 से 9 के बीच की जो भी बाइनरी है वो सब वैलिड है, बाकी सब के सब इनवैलिड है। आप इनको कन्वर्ट करके देखो कि इनका बाइनरी कितना कितना बन रहा है। जिनका 9 से ऊपर बन रहा है, यानी 10, 11, 12 ये बन रहा है, तो वो सब के सब क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 1001 जो है ना, ये 9 का आता है। ठीक है, इसलिए ये इनवैलिड नहीं है, बाकी सब इनवैलिड है। कैसे? आप निकाल करके देख लीजिए। 10, 11 का कितना बनेगा? 1, 2, 4, 8, 8 और 2 10 और 1 11। 10, 11 जो है वो 11 का होता है। ठीक है ना, और 11 से जो है ये शायद लगभग 12 का होगा, तो ये सारे इनवैलिड हो गए। ठीक है, और 10, 10 जो है ये 10 का होता है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। कौन सा इनवैलिड नहीं है? 1001 वाला इनवैलिड नहीं है, क्योंकि ये 9 का बीसीडी है, और 9 एक वैलिड बाइनरी कोडेड डेसिमल अंक है। ठोस कोण की इकाई पूछी थी, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में होता है। केंद्रला ज्योति तीव्रता की है। ल्यूमन जो है वो प्रदीप्ति फ्लक्स की है, और प्रदीप्ति की इकाई जो है वो लक्स होती है। अगला सवाल है, एक अल्टरनेटर को बस बार पर सिंक्रोनाइज किया जा रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बस बार की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। जब सिंक्रोस्कोप का बल्ब तेज प्रकाशित होता है तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दोस्तों, ग्रीन कलर का एक इंडिकेटर लगा रहता है ऊपर, और जब वो पूरे प्रकाशित के साथ होता है ना, इसका मतलब होता है कि ग्रिड और जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई और ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए तैयार है। इस समय इसके ब्रेकर का स्विच लगा दिया जाता है। इसका मतलब ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर हो चुकी है। अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी उतनी है जितनी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है। बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर के बीच प्रतिरोध कितना है? 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्यप्रणाली ट्रांसफार्मर के समान ही है। इसका स्टेटर प्राइमरी और रोटर सेकेंडरी की भांति कार्य करता है। इसके भी रोटर और स्टेटर म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी यानी रोटर और स्टेटर के बीच अनंत प्रतिरोध होता है। अगला सवाल है कि 3 एम्प्लीफिकेशन सर्किट सीरीज में संयोजित है, प्रत्येक की वोल्टेज गेन 5 है, तो परिपथ का अंतिम वोल्टेज गेन कितना होगा? प्रत्येक की 5 का मतलब है 5 × 5 × 5, ठीक है, 125 हो जाएगा दोस्तों। गेन का मतलब होता है उतने ही गुणा करना। पहले ने 5 गुना किया, फिर दूसरे ने 5 गुना कर दिया, फिर तीसरे ने उसको 5 गुना कर दिया, तो 125 गुना हो जाएगा। दोस्तों, ये एक मैंने सवाल दिया था, इसमें सर्किट दिया हुआ है जिसके 2 मान मैंने आपको दिए थे। ठीक है, क्या क्या मान दिया? मैंने ये मान दिया कि जब यहाँ पर 2 ओम बाहर प्रतिरोध होता है तो धारा 1 एम्पियर चलती है, और जब प्रतिरोध 1 ओम होता है तो धारा 1.5 चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताइए कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाए यानी इस आर का मान 0 हो तो बताइए उस समय धारा कितनी चलेगी? तो दोस्तों, इसका पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ पहले हुआ क्या था। देखो दोस्तों, हुआ क्या था ये मैंने यहाँ पर पूरा इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि जब करंट 0.5 एम्पियर बढ़ गई तो आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप भी 0.5 वोल्ट बढ़ गया। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या हो रहा था दोबारा देखो। 1 एम्पियर धारा चल रही थी, 2 ओम का प्रतिरोध था, ठीक है ना। जैसे ही करंट 1.5 एम्पियर होती है तो अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो भी कितना हो गया? 0.5 वोल्ट बढ़ गया। इसलिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है? 1 ओम है। तो सोर्स की वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और सोर्स की वोल्टेज जो 3 वोल्ट है, तो फिर जब धारा चलेगी तो कितनी चलेगी? V बटे आंतरिक प्रतिरोध 3/1 करोगे तो कितना आएगा? 3 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार डायग्राम और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और डायग्राम देख करके आप इसको समझ पाएंगे। सवाल में आपको खुद ही वो कह रहा है, तो ध्यान से समझना।
2 ओम का प्रतिरोध था तो 1 एम्पियर धारा चली, ध्यान से देखना, ठीक है। और जैसे ही क्या हो रहा है, 1 ओम प्रतिरोध हुआ तो करंट 1.5 एम्पियर हो गया। यानी कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या निकल रहा है कि 2 ओम वाला प्रतिरोध पहले 2 वोल्ट ड्रॉप करवा रहा था, अब 1 ओम वाला कितनी ड्रॉप करा रहा है, 1.5 वोल्ट ही। तो पहले 2 वोल्ट हो रही थी, अब 1.5। इसका मतलब बाकी जो वोल्टेज चली गई वो कहाँ चली गई, अंदर। यानी जैसे ही 0.5 एम्पीयर करंट बढ़ा तो अंदर ड्रॉप भी 0.5 वोल्ट बढ़ गया। इसका मतलब अंदर प्रतिरोध 1 ओम था। जब आंतरिक प्रतिरोध निकल जाएगा तो फिर करंट से आप वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हो। दोस्तों इसका उत्तर आएगा अपना 3 एम्पीयर, डी उत्तर सही रहेगा इसका। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब एक बार जलने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस ये तो होते हैं जीवाश्म ईंधन, क्योंकि एक ही बार यूज होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। जबकि लकड़ी नहीं है। लकड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि लकड़ी का कोयला बनता है और कोयले को हम रीयूज कर सकते हैं, फिर से उपयोग हो जाता है। अगला सवाल, जब सर्किट ब्रेकर के मामले की बात करें तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्रेकिंग वोल्टेज RRRV किस इकाई में होती है। दोस्तों ये किलो वोल्ट प्रति माइक्रोसेकंड में होती है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले करवाया हुआ है, आराम से पढ़ें इसको ध्यान से। अगला सवाल, एक अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। अनएक्साइटेड का मतलब क्या है कि उसको DC आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। सिंगल फेज सप्लाई पर चलती है, ये रिलक्टेंस मोटर है, अनएक्साइटेड ही होती है। सेल्फ स्टार्ट यानी अपने आप भी चलती है, ये भी विशेषता है। सिंक्रोनस मोटर है इसलिए नियत गति पर चलेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए DC की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अनएक्साइटेड है। तो गलत विशेषता इसके बारे में कौन सी हो गई, C ऑप्शन वाली विशेषता जो है वो गलत हो गई। ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट ट्रिपल फ्रिक्वेंसी है तो 2 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी, इनपुट की दोगुनी होती है ना। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाले फुल वेव रेक्टिफायर की भी पूछ लेता तो A ही होता। हाँ, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ लेता तब कितनी होती, इनपुट के बराबर होती उस समय, 1 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी होता। अगला सवाल है, फ्यूज की रप्चरिंग कैपेसिटी किसमें होती है। फ्यूज हो या सर्किट ब्रेकर हो, रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है वह अधिकतम शक्ति जो दोषयुक्त स्थिति में एक फ्यूज सहन कर गया, और ये MVA में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है। क्योंकि जो करंट उस समय चलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में MVA में व्यक्त की जाती है। अगला सवाल है कि मानक निर्देशानुसार एक भवन में भार की गणना करते समय 5 एम्पियर सॉकेट को कितने में गिनोगे। तो 5 एम्पियर वाला सॉकेट जो है वो 100 वाट का होता है, और 15 एम्पियर जिसको आजकल 16 एम्पियर लिखते हैं वो 1000 वाट का माना जाता है, ठीक है। डी उत्तर हो जाएगा, 100 वाट का माना जाएगा वो। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विशेषता वक्र DC जनरेटर का रेगुलेशन कर्व भी कहलाता है। देखो दोस्तों, रेगुलेशन जनरेटर के मामले में बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन ही होता है, और वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है वोल्टेज में उतार चढ़ाव कितना आया। तो ये कहाँ से पता लगेगा, आर्मेचर विशेषता कर्व से ही पता लगेगा। यानी आर्मेचर कर्व यदि हम बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसके नो लोड से लेकर फुल लोड से वोल्टेज में कितना उतार चढ़ाव आता है। 2 घटक आते हैं बीच में, एक IA इंटू RA वोल्टेज ड्रॉप, और एक आर्मेचर का रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे एक पावर संयंत्र की प्रारंभिक लागत के तहत शामिल नहीं किया जाता। इनिशियल कॉस्ट में कौन नहीं आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। अनुरक्षण जो होता है ना, ये हम बाद में करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, देखभाल करना, जैसे मोटर में ओवरऑलिंग करना, बेरिंग में ग्रीस डालना, ये चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं आएगी, ठीक है। जबकि ज़मीन की कॉस्ट, उपकरणों की लागत और भवन की लागत, ये सब प्रारंभिक लागत में ही आएगा। लेकिन हम उपकरणों की बाद में जब मरम्मत करेंगे तब जो खर्चा आएगा वो बाद का होता है, वो प्रारंभिक लागत में नहीं होता। अगला सवाल है कि DC 3 वायर ट्रांसमिशन सप्लाई प्रणाली में 460 वोल्ट विभवांतर है, पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच मान कितना होगा। पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, तो इसमें हाफ हाफ वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना। 460 का मतलब है 230 यहाँ, 230 यहाँ, ठीक है। तो 460 है, उसकी वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी, 230 वैल्यू आ जाएगी। ए ऑप्शन सही रहेगा। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। पसंद आए हैं क्वेश्चन तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आपका स्कोर बताना। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।